हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे कि एक स्टेट ऑफ मैटर को अगर आपको चेंज करना है दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, तो ये काम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर की जनरली बात की जाती है, प्लाज्मा। और एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। पर खैर फिलहाल हम लोग आगे की स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात नहीं करेंगे। जनरली इस टॉपिक में बात होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी। पर कई बार स्टूडेंट्स के मुंह से मैं प्लाज्मा प्लाज्मा सुन चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे प्लाज्मा भी लिख दिया है। लेकिन इस चैप्टर में इसके बारे में बात आगे नहीं होने वाली है। ठीक है, बस मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखो, जो प्रोसेस होता है, जैसे अगर आप सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास आइस है, आइस को आप हीट करोगे, तो हीट करने पर कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आइस मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने हीट करके, जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन को, इस स्टेट चेंज को, जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोला जाता है मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ओके, अगर लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, या फिर कई बार हम इसको बॉइलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, कि बॉइल हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस को भी अगर आप और हीट करोगे तो वो आयनाइज हो जाएगा। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो निकल जाते हैं और ये आयंस बन जाते हैं। अगर आपने गैस बनने के बाद भी खूब हीट करना उसका चालू रखा तो वो आयनाइज्ड गैस जो होता है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और आपका गैस का जब हीटिंग होगा तो वो प्लाज्मा बनेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्योंकि आप आयंस बना रहे हो इसलिए इसको बोला जाता है आयनाइजेशन। समझे? अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आपका सपोज करो प्लाज्मा है आपके पास, तो आप उसको नॉर्मल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कूल डाउन करके, उसका टेम्परेचर कम करके। तो जब आप हीट छीनने लगते हो, टेम्परेचर कम करने लगते हो, तो प्लाज्मा गैस में कन्वर्ट होता है। और इस उल्टे प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला था, आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स जब वापस इसके पास आ जाए कूल डाउन होने पर, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। गैस को अगर कूल डाउन करोगे, गैस का टेम्परेचर कम करोगे, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। ध्यान से इन वर्ड्स को देख लेना। गैस जब कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन वी कॉल इट एज कंडेंसेशन। और लिक्विड को कूल डाउन करोगे और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको बोला जाता है फ्यूजन या फिर फ्रीजिंग। या तो आप फ्रीजिंग बोल दो या फ्यूजन बोल दो। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है। जैसे कि आप देखते हो, जब आरती करते हो आप, तो उसमें जो कपूर जलाते हैं हम, जिसको कैम्फर टैबलेट्स बोला जाता है, कपूर को आपने आग लगाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली वेपर बन के इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्टली जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में अगर वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग तो बोलेंगे नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। सॉलिड से अगर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में गए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ओके। और अगर वो सॉलिड से गैस में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको कूल डाउन करोगे तो वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाएगा। तो जब वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। तो ये सारे प्रोसेसेस के नाम हैं जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि हम प्लाज्मा की बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस तक ही खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अलग अलग प्रोसेस की फिलहाल हम डिटेल में बात करते हैं। तो सॉलिड को हीट करते ही होता क्या है, देखो, जब आपके पास सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप उसको हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती है और वो ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करने लग जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बीच का स्पेस बढ़ने लग जाता है और उनके बीच का अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वो इतना सेपरेट हो जाते हैं
कि अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ पे मेल्टिंग हो गया, सॉलिड मेल्ट हो चुका है, राइट। अगर आप लिक्विड को अगर आप एनर्जी देते चले गए, हीट करते चले गए, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और एनर्जेटिक हो जाएंगे, उसके पास और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे उनका सेपरेशन और बढ़ने लगेगा। एक टाइम पर मॉलिक्यूल्स इतने सेपरेटेड हो जाते हैं कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको आप वेपराइजेशन नहीं तो बॉइलिंग बोलते हैं, समझ गए। उसी के उलट में अगर आपके पास गैस है, अब यहां समझ गए ना कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी सबसे कम होती है, जब आप उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी बढ़ा देते हो, तो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होता है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स को और हीट करोगे और एनर्जी दोगे तो वो बन जाता है गैस, और गैस के मॉलिक्यूल्स और फास्ट हो जाते हैं, उसके पास और ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, राइट। चलिए, अब ये एनर्जी आप छीन भी सकते हो। मान लो आपने उसका टेम्परेचर डाउन किया। टेम्परेचर डाउन करने का मतलब होता है कि आप उसकी एनर्जी छीन रहे हो। एनर्जी छीन लोगे तो गैस से वो लिक्विड में बन जाएगा, और एनर्जी छीनोगे तो वो सॉलिड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। चलिए मेल्टिंग की बात करते हैं। अब देखो मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस है क्या। देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं आइस का। आइस जो कि एक सॉलिड है, पर ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। तो आप एक कंटेनर लो, और एक कंटेनर में आप क्या करो, आइस के ब्लॉक्स रख दो कुछ, और इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दो ताकि आप टेम्परेचर मेजर कर पाओ। ये आइस है, आपका आइस के ब्लॉक्स हैं। आइस सॉलिड होता है, आपको पता है। और मान लेते हैं फिलहाल इस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। अब आप इसको जब हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर उसका -2 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर इसका -1 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन अभी तक आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सॉलिड ही है, अभी तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिर जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, ये टेम्परेचर आपको इसके अंदर दिख जाएगा थर्मामीटर में, तब आप देखोगे कि ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होकर लिक्विड बनना चालू हो जाता है। पर ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही पूरा का पूरा सॉलिड था, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही वो पूरा लिक्विड बन गया एक साथ, और कुछ भी सॉलिड नहीं बचा। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होगा। अब मान लो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड मिला, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वाटर मिला, राइट। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मान लो इस वाटर को आप थर्मामीटर टच करते हो तो इस लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, और इस आइस को टच करोगे सॉलिड को तो सॉलिड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। इसका मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो लिक्विड का भी है और सॉलिड का भी है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों एक ही टेम्परेचर पे है, और ऐसा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है वाटर के लिए। ये चीज़ किसी और के लिए किसी और टेम्परेचर पे हो सकता है, समझे। जैसे अगर आप आयन लोहा लेते हो और लोहा को हीट करना चालू करते हो तो करीबन वो 1600 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट करोगे तो 1600 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो लोहा है वो मेल्ट होना शुरू होता है। तो आप देखोगे कि 1600 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड बना हुआ आयन है उसका टेम्परेचर और सॉलिड आयन का टेम्परेचर सेम होगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम टेम्परेचर पे एक साथ रह सकते हैं। जब दो सब्सटेंस या फिर कोई भी दो चीज़ हम लेते हैं और उसका टेम्परेचर अगर सेम होता है तो हम बोलते हैं कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पे भी सॉलिड और लिक्विड थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक साथ। आइस की बात करूं मैं या वाटर की बात करूं तो उसका थर्मल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और लिक्विड वाटर दोनों एक साथ रह सकते हैं, और यहाँ पे ये थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का सेम टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस पे आता है। अगर मैं लोहे की बात करूं, आयन की बात करूं तो ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड कैन को एग्जिस्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, इस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। आम शब्दों में बोलूं तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, समझे।
तो आपका आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और आइस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर भी अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब पूरी तरह से आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो आपके पास पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएगा, और ये लिक्विड का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, राइट। जब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप इसको हीट करते हो, तब इसका टेम्परेचर फिर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लग जाता है, राइट। और इसका भी टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस पे जब पूरा लोहा पिघल जाएगा, तो वो लिक्विड आयन 1600 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। उससे ज़्यादा फिर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वो 1600 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा लिक्विड का। तो ये जो टेम्परेचर आपका होता है उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए? अब देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर सकते, बल्कि ये जो है प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि आपका बाहर का प्रेशर कितना है, उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि वो हमारे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। मतलब ये कि आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो प्रेशर जो नॉर्मली होता है, उस प्रेशर पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लो आइस के अराउंड हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया या प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो वो किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके अराउंड क्या प्रेशर है ये भी डिसाइड करता है। पर क्योंकि जनरली हम आइस को एयर में ही मेल्ट करते हैं, बाहर ही मेल्ट करते हैं, तो ये एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। मान लो आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, आइस जो दिख रहा है आपको, इस पर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो अब वो सॉलिड से जब लिक्विड में बन रहा है, जब कन्वर्ट हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तभी तो वो लिक्विड बन रहा है। आपने प्रेशर लगा के क्या कर दिया? उनको और नज़दीक ला दिया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे थे, आपने उसको नज़दीक ला दिया। अब उनको फिर दूर भगाना है, तो आपको फिर और टेम्परेचर उसका बढ़ाना होगा। इसका मतलब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अब वो मेल्ट नहीं होगा, हो सकता है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रेशर इंक्रीज किया है, समझे? तो प्रेशर इंक्रीज करने से आप क्लियरली देख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को आप दूर नहीं जाने दे रहे हो, तो और ज़्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा ताकि वो मॉलिक्यूल्स फिर दूर जाए, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है तो। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेशर डिक्रीज कर दो। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप उसे क्या करो, किसी एक ऐसे कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में डाल दो आइस को, जहाँ का आपने एयर थोड़ा निकाल लिया और प्रेशर एकदम बाहर का कम कर दिया। अब अगर आपने बाहर का प्रेशर कम कर दिया है, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े फ्री हो जाएंगे और वो जल्दी दूर हो सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी उसको हीट करोगे, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप प्रेशर कम कर देते हो, तो हो सकता है ये 0 नहीं बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाए। तो इसका मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है। हम जो 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, वो एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उस प्रेशर को मान के चलते हैं। अगर आपने बाहर का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो उस हिसाब से आपका जो वाटर है या आइस है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट या आपका जो आइस है वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बाहर कितना प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है। समझ गए? अच्छा, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया जाता है, उस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ गए? तो ये तो बात हो गई आपके मेल्टिंग पॉइंट की। जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम मान के चलें, तो उस प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट होगा, उसको हम लोग, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे?
मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। आयन का मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, समझ गए। अब याद रखना कि एक फ्रीजिंग पॉइंट भी बोला जाता है, डिफाइन किया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, क्योंकि अगर मान लो आपके पास लिक्विड है, इसको मैं हटा देता हूं, अगर मान लो आपके पास लिक्विड है तो आप क्या करोगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने हीट दिया, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए वही हीट आप वापस छीन लोगे। तो अगर मान लो आपके पास वाटर है यहाँ पे और वाटर को आपने हीट करना चालू कर दिया, सॉरी हीट नहीं करेंगे फिलहाल, वाटर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आपको सॉलिड बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इससे हीट छीनना शुरू करोगे। जब आप इससे हीट छीनना शुरू करते हो, मतलब इसको कूल डाउन करते हो, तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। अभी भी ये लिक्विड है, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब ये सॉलिड बनना चालू हो जाता है। मान लो इसका कुछ हिस्सा सॉलिड बन गया। अब देखो, लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करोगे तो भी 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड का टेम्परेचर यहाँ पे जो बना है उसको मेजर करोगे तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो इस उल्टे प्रोसेस में भी यही 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। जब पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए एक बार और ये पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए, तब अगर आप उसको और कूल करोगे तब वो अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम करेगा और नेगेटिव में जाना चालू कर देगा। तो प्रोसेस एग्जैक्टली उल्टा है उसका। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है वाटर के केस में, और लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होकर वापस सॉलिड बन रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है उसी टेम्परेचर पे वापस वो फ्रीज होना भी शुरू होता है। तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड या लिक्विड का सेम होता है। वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही अगर आपके पास सपोज करो मेल्ट किया हुआ आयन रखा हुआ है, तो मेल्ट किया हुआ आयन 1600 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसको लाओगे तो वो फिर से सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों आयन का क्या है, 1600 डिग्री सेल्सियस, वाटर का क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हो गई आपके सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन की। अब हम बात करते हैं लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड के। तो अब हमको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, और फिर से ये एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर का ही, ताकि इससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखो, ऑलरेडी आपके पास लिक्विड वाटर है, तो लिक्विड वाटर आपके पास है, इसको अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है या वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है आपको इसको हीट करना पड़ेगा। तो आप उसको हीट करते जाओ, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका जो भी टेम्परेचर होगा उसमें ये लिक्विड होगा। मान लो आपने इसको 90 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया है। अब ये 90 डिग्री सेल्सियस पे गरम गरम पानी आपके सामने रखा हुआ है, आपने इसको और हीट किया, इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस हो गया, 98 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब ये टेम्परेचर लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तब ये वेपर बनना चालू हो जाएगा, समझे। इसके वेपर्स चालू हो जाएंगे बाहर निकलना, और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो गैस में कन्वर्ट हुआ है इसका टेम्परेचर अगर आप मेजर करोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको, और ये जो लिक्विड है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है, क्योंकि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका वेपर जो गैस फॉर्म है, गैस फॉर्म भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है, मतलब वो बॉईल करना चालू होता है या फिर वेपर बनना चालू होता है, तो उसका गैस और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर सेम है, समझे। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये फिर से मैं बता दूं कि ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पर हम ले रहे हैं, और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करना शुरू करता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट या गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेचारे मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जा पाएंगे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर बॉयल नहीं होगा।
तो आपके प्रेशर बढ़ाने से उसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा और हो सकता है वो 105 डिग्री सेल्सियस पे अब बॉयल हो। तो इवन बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, मतलब 1 atm जो हमारा प्रेशर है ऑलरेडी, जो हमारा एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर होता है वो यही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। किसी और प्रेशर पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया हो तो ये टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ही नहीं होगा, वो 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। और अगर आपने इसका प्रेशर कम कर दिया तो हो सकता है 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाए, क्योंकि कम प्रेशर पे बड़े आसानी से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर जा सकते हैं। तो इवन बॉइलिंग पॉइंट भी आपका किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, बाहर का प्रेशर कितना है। तो ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो तो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगेन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें बॉईल करती हैं या फिर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होती है। समझ गए ये चीज़? अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देखोगे कि एक ऐसा टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड और गैस जो है वो एक साथ रहती है थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन प्रेशर। तो किसी प्रेशर पे जो लिक्विड और गैस सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाए उस टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। आम भाषा में आप समझ सकते हो कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अगर सपोज करो आप गैस से वापस उसको लिक्विड बनाना चाहते हो तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वापस हीट छीन लेना है और अगेन हीट छीनते छीनते 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा उसी टेम्परेचर पे फिर से वो कंडेंस होगा। यहाँ पे भी जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा था उसी टेम्परेचर पे वापस फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग का चक्कर है, या फिर आप बोल सकते हो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का चक्कर है। अगर इसका ग्राफ आप देखो तो हम थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं या वाटर की बात करूं, सॉरी, तो देखो वाटर का टेम्परेचर पहले नेगेटिव था, है ना, और मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे जाते जाते यहाँ पे ये जाते जाते यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया मैं। ठीक है, अब शुरुआत में देखो क्या हो रहा था, टाइम के साथ जब आप उसको हीट कर रहे थे तो हीट करते करते इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। जैसे -5 डिग्री सेल्सियस पे था तो हीट करते करते इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो रुक गया, क्योंकि अब देखो जैसे ये सॉलिड है, उस सॉलिड को जब आपने हीट करना चालू किया तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बनने लगा। अब यहाँ पे लिक्विड का और सॉलिड का दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया तब तक जब तक ये पूरा आइस मेल्ट होकर 0 ना बन गया। जब ये पूरा आइस मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तब उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो कुछ समय के लिए आपका जो सॉलिड है या कुछ समय के लिए आपका जो सब्सटेंस वाटर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। कब तक? जब तक आपका पूरा आइस कन्वर्ट होकर लिक्विड ना बन गया हो। और उसके बाद जब वो लिक्विड बन गया, इसका मतलब यहाँ पे ये सॉलिड था, ये वाला जो हिस्सा है मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है आपका वो आइस था, दैट इज सॉलिड। और इस फेज में जब तक वो रुका हुआ है, जब तक मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, इसमें वो मेल्ट हो रहा था, इसमें वो सॉलिड भी था लिक्विड भी था। जब पूरी तरह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हिस्सा अब लिक्विड का है, दैट इज वाटर। और ये कब तक हुआ इंक्रीज बताओ? जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच गया हो।
तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो देखो फिर वो वेपर बनना शुरू हुआ, बॉइलिंग चालू हो गया। अगेन वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया और 100 डिग्री सेल्सियस पे तब तक रुका रहा जब तक पूरा का पूरा लिक्विड ही वेपर नहीं बन गया। समझे? जब वो लिक्विड बन चुका था तो लिक्विड और वेपर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा जब तक ये पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो गया। जब पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। तो ये इस फेज में ये लिक्विड भी था और गैस भी था। समझ रहे हो? ये वाला जो फेज है इसमें वो सॉलिड भी था और लिक्विड भी था। इस वाले फेज में वो लिक्विड भी था और गैस भी था और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया और ये आपका गैस का फेज आ गया। तो आप देखोगे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है किसी भी सब्सटेंस का वो कुछ इस तरीके से होगा, जहां पे एक ऐसा टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, वहां पे सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे और कन्वर्ट होने का प्रोसेस इसी बीच में होता है। इसी बीच में वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद लिक्विड ही है और ये फिर से एक ऐसा केस आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस दोनों एक ही टेम्परेचर पे रहते हैं कुछ समय तक, और यहाँ पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पे भी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो गैस बन जाता है और आपका ग्राफ फिर से ऊपर उठने लग जाता है। समझ गए? तो ये मेल्टिंग का प्रोसेस है यहाँ तक और यहाँ पे ये बॉइलिंग का प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और कंडेंसेशन और फ्रीजिंग जो है वो उसका उल्टा प्रोसेस है। तो एक और बात ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। मैं एक वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे वाटर हम बोलते हैं या जो आइस वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल तब होगा जब आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर आपने बाहर का प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, आपने सुना होगा कि जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ों पे एरिया होता है, पहाड़ों पे खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जबकि अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाओ घर पर तो नॉर्मल कंटेनर के कंपैरिजन में प्रेशर कुकर में खाना बनाना थोड़ा आसान होता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, अगर हमको खाना पकाना है किसी चीज़ को या सब्जी बनाना है तो आप क्या करते हो, उसको पानी में गर्म करते हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपका पानी वो टेम्परेचर बर्दाश्त ही ना कर पाए और बहुत इजीली वेपराइज हो जाए, उड़ के बाहर निकल जाए, तब तो आप खाना नहीं बना पाओगे। एक्चुअली में जब आप हिली एरियाज़ में जाते हो, पहाड़ों वाले इलाके में जाते हो, तो पहाड़ों वाले इलाके में बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इजीली सेपरेट हो सकते हैं और वहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पहले ही वो वेपराइज हो जाता है। तो पानी जैसे डालते हैं और अगर उसको अगर हमने हीट करना चालू कर दिया तो पानी बहुत जल्दी ही वेपराइज हो जाता है। पानी बहुत जल्दी अगर वेपराइज हो जाएगा तो आप उसमें खाना नहीं बना पाओगे। इसके उलट जब आप प्रेशर कुकर में डालते हो तो प्रेशर कुकर में क्या होता है बताओ, उसके जो वेपर्स है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जैसे आपने इसको पैक करके रख दिया है तो ये आपका पानी है और इस पानी से वेपर निकला और ये वेपर यहीं पे रह जाता है। तो जब ये वेपर यहीं पे रह जाता है तो वो क्या करता है, अगेन इस पानी पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। ये वैसे इक्विलिब्रियम में होता है और आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में जब ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके ऊपर। तो अब इस लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज हो गया और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। इसका मतलब अगर आपने ज़्यादा हीट भी दिया या ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज किया तब भी आपका वाटर जो है वो जल्दी बॉयल नहीं होगा। वाटर जल्दी बॉयल नहीं होगा, वाटर वहाँ पे गरम गरम रखा होगा तो इसमें खाना जो है बड़े आसानी से बन सकता है। लेकिन अगर आपका वाटर गर्म होते ही इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, ये हिली एरियाज़ में होता है, तो यहाँ खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझे? तो इस तरीके से पता चलता है कि वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा ये किस पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि बाहर का प्रेशर क्या है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, 110, 120 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यही सेम केस मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो। हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल प्रेशर पे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, पर हम चाहे तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करके उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा जिसको बोला जाता है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉलिड है वो प्रेशर की वजह से लिक्विड में कुछ समय के लिए कन्वर्ट हो जाए, और वो जब प्रेशर वापस हटा लिया जाए तो वो फिर से सॉलिड बन जाता है। देखो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे आपको पता चलेगा। मान लो आप एक काम करो कि आपके पास ये अगर मान लो एक ब्लॉक होता है आइस का, और आपने आइस का एक पर्टिकुलर छोटा सा ब्लॉक ले रखा है, और उस ब्लॉक पे आप क्या करो, एक धागा इस तरीके से पतला सा धागा इस साइड उस साइड ऐसे रख दो। जैसे ब्लॉक है तो उस ब्लॉक के दोनों साइड आपने एक धागा ऐसे लटका दिया, एक ही धागा, और उसके इस सिरे पर इस एंड पर एक वेट अटैच कर दो और इस एंड पे एक वेट अटैच कर दो। तो वो धागा उस वेट की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इस आइस को काटने लगेगा, और काटते काटते फिर बाद में यहाँ से निकल जाएगा। आपको इस हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे रखना है इसको, और धीरे धीरे ये काटते काटते यहाँ से निकल जाएगा। तो अब आपको लग सकता है कि यार ये जो आइस है वो एक्चुअली में कट गया है। इसके बारे में शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं है। तो ये तो नीचे से कट के निकल गया और आपका आइस का 2 टुकड़ा हो गया, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब ये कट के यहाँ से निकल जाता है तो आप देखोगे कि आइस में ज़रा सा भी कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, या फिर जो लाइन है वो लाइन बना नहीं है, वो वैसा का वैसा है जैसे पहले था। तो फिर इस प्रोसेस में हुआ क्या, देखो कि जब आपने इस धागे को इसके ऊपर रखा तो ये धीरे धीरे उसको काटने लगे। अब ये कटा कैसे, ये मतलब देखो सॉलिड से ये धागा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अगर ये पेनिट्रेट कर पाएगा इसका मतलब वहाँ का आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। सॉलिड से आप धागा को पास नहीं कर सकते, उसके लिए आपको काटना पड़ेगा उस सॉलिड को। तो सॉलिड कटा नहीं है, क्योंकि अगर सॉलिड कट चुका होता तो आपका आइस 2 टुकड़ा हो गया होता, लेकिन इसके निकलने के बाद आपका आइस वैसा का वैसा था। तो जब इसने प्रेशर अप्लाई किया धागे ने आइस पे, तो जिस हिस्से पे, जिस लाइन पे प्रेशर अप्लाई किया था, उस लाइन का जो सॉलिड है प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। समझे? वो प्रेशर की वजह से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से आपका जो धागा है वो अंदर चला गया। अब जब धागा थोड़ा अंदर चला गया तो ऊपर वाले के ऊपर से तो प्रेशर हट गया, तो ऊपर वाले आइस पे जब प्रेशर हट गया तो वो लिक्विड फिर से सॉलिडिफाई होके सॉलिड बन गया। समझे? और धागा जहां पहुंचा वहां लिक्विड बना। फिर उसने नीचे वाले हिस्से पर फिर से प्रेशर एक्सर्ट किया, और नीचे वाला हिस्सा फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ प्रेशर की वजह से। और फिर जब धागा और नीचे गया तो ऊपर वाला हिस्सा फिर से जब वहाँ से प्रेशर हटा तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया, और फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे करके जब ये धागा नीचे से निकल गया तो ऊपर का सॉलिड बनता चला गया, और पूरी तरह से वापस सॉलिड आपको सामने मिला है। तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से मोमेंटरीली वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, प्रेशर हटाते ही फिर वो सॉलिड वापस बन जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेगुलेशन। ठीक है? इसी रेगुलेशन की वजह से आपको पता है आइस पे स्केटिंग पॉसिबल है। जैसे स्केट बोर्ड है, स्केट बोर्ड पे जब इंसान चढ़ता है और फिर वो मूव करता है, तो आइस पे इतने रफ सरफेस पे मूव नहीं कर सकता, लेकिन जब वो स्केट पे चढ़ के आइस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उस प्रेशर की वजह से उस स्केट बोर्ड के नीचे का जो आइस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बस ऊपर का हिस्सा, और उसकी वजह से उस लिक्विड सरफेस वो स्मूथली आगे निकल जाता है। अब वो जैसे आगे निकलता है तो पीछे वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हुआ था वहाँ से तो प्रेशर हट गया, प्रेशर हटने के बाद फिर से वो सॉलिड आइस बन जाता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ वो प्रेशर लगा के जाता है वहाँ वहाँ लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है, और उस पर वो स्मूथली आगे जाता है। और जैसे वो आगे जाता है तो पीछे वाला हिस्सा जहाँ लिक्विड फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि प्रेशर अब हट चुका है तो फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से वो पूरा का पूरा सॉलिड ही रहता है, बस उसके पैर के नीचे लिक्विड वाला पार्ट जैसा होता है इस रेगुलेशन की वजह से। समझे? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।